हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने इकोनॉमी सीरीज में मनी एंड बैंकिंग के पार्ट 5 को कर रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि बेसल नॉर्म क्या होता है। ठीक है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे बेसल नॉर्म क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, पेमेंट सिस्टम क्या होता है। ये कुछ कुछ बचे हुए टॉपिक थे जो हमने अभी तक कवर नहीं किए। ठीक है। अभी देखो, इन सबको समझने के लिए कुछ कुछ चीजें समझनी हो। सबसे पहले ये देखो कि बैंक बैंक जो ऑपरेट कर रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? वो है डिपॉजिट के ऊपर बेस्ड। ठीक है। और ये डिपॉजिट किसका होता है? हमारा, आपका, हम लोगों का। ठीक है। और इसी डिपॉजिट से बैंक क्या करता है? फर्दर लोन देता है। ठीक है। अभी देखो, बैंक का जो बेस होता है वो होता है डिपॉजिट। ठीक है। और ये जो डिपॉजिट हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग बैंक पर ट्रस्ट कर रहे हैं। सोचो, ये ट्रस्ट किसी दिन खत्म हो जाता है। कब होगा ऐसा ट्रस्ट खत्म? कि जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट किया और जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप बैंक के पास गए और बैंक से अपना पैसा मांगा और बैंक वो आपको ना दे पाए, तो क्या होगा कि आपका बैंक के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और उस दिन बैंक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब वो बैंक भी डूब जाएगा। अभी देखो, इसी तरह का एक इंसिडेंस होता है 2008 में। इस टाइम पे क्या होता है ना, इस टाइम पे पूरा ग्लोबल इकोनॉमी स्लो पड़ जाता है और पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में क्राइसिस आ जाता है। इकोनॉमी, और जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस आता है 2008 में, इस टाइम पे क्या होता है? लोगों को एक बात समझ में आ जाता है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी को स्मूथली चलाना है तो सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के अंदर जो रूल्स हैं, हर एक कंट्री के अंदर जो रूल्स हैं, वो रूल्स ही काफी नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए। इसके लिए क्या जरूरी हो जाता है? इसके लिए जरूरी हो जाता है ग्लोबल स्टैंडर्ड। अभी देखो, ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ये हर चीज में आप देखोगे। आज के टाइम पे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं। आज के टाइम पे अगर बैंकिंग देखोगे तो उसमें भी ग्लोबल स्टैंडर्ड है। एंड यही बैंकिंग के ग्लोबल स्टैंडर्ड को हमें जानना है और इसी को हम लोग कहते हैं बेसल नॉर्म्स। ठीक है। ठीक है सर, हम ये समझ गए। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आखिर बेसल नॉर्म है क्या? ये तो समझ गए कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। ठीक है। इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड है। ओके। लेकिन इसमें क्या बताया जाता है? आखिर ये किस तरह के नॉर्म्स को बताता है जिसके कारण हम लोग बेसल नॉर्म को पढ़ रहे हैं? ठीक है। सबसे पहले देखो, ये जो बेसल नॉर्म है ना, ये बनाता कौन है, इस चीज को समझो। बेसल नॉर्म बनाता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है। ये जो बैंक होता है ना फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये बनाता है बेसल नॉर्म। ठीक है। और ये इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड होता है। अभी यहाँ पे क्या होता है? ये बेसिकली हमें बताता है, ये हमें प्रिस्क्राइब करता है। ये एक तरह का बैंकिंग डॉक्टर है, इंटरनेशनल डॉक्टर है। ये क्या करता है? ये हमें प्रिस्क्राइब करता है कि क्या मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। क्या मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए हर एक बैंक में, क्या मिनिमम कैपिटल होना चाहिए एंड किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए हर एक बैंक में। ठीक है। अभी देखो, ये जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, ये क्या करता है? ये एक कमेटी बनाता है। ठीक है। और ये कमेटी होता है बेसल कमेटी। ठीक है। और ये कमेटी क्या करता है? ये कमेटी जो भी प्रॉब्लम होता है अभी तक बैंकिंग में, ठीक है, बैंकिंग के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है एंड इस बैंकिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ये क्या करता है? ये कुछ नॉर्म्स बताता है कि ये सारे नॉर्म्स अगर फॉलो किया जाए तो शायद बैंक बहुत स्मूथली चल पाएगा। ठीक है। ओके सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो, इसके जो भी नॉर्म्स होते हैं, इसी नॉर्म्स को बोल दिया जा रहा है बेसल नॉर्म्स। अब ये जो बेसल नॉर्म है, ठीक है, क्या
ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये आएगा इंडिया में, कि इंडिया के जितने भी बैंक हैं, यहाँ पे इन सारे नॉर्म्स को अप्लाई किया जाए, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक वो क्या करता है, बेसल नॉर्म्स को अपनी कंट्री के बैंक्स में अप्लाई करता है। इसीलिए इंडिया में बेसल नॉर्म को कौन अप्लाई करता है? आरबीआई। क्यों? आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है? अभी देखो बेसल नॉर्म्स जो बनाए गए थे ना, वो इसलिए बनाए गए थे ताकि बैंक्स और ज़्यादा सेफ हो जाएँ, बैंक्स और ज़्यादा रेज़िलिएंट हो जाएँ, कि जो भी प्रॉब्लम आए, उन सारे प्रॉब्लम को वो फेस कर सकें। ठीक है? ये तो समझ में आ गया। अगर बैंक को सेफ बनाने के लिए, बैंक को रेज़िलिएंट बनाने के लिए अगर बैंकिंग नॉर्म्स लाए जा रहे हैं, तो आखिर यहाँ पे और क्या-क्या चीज़ें होंगी? इसके अलावा क्या पर्पस होगा? ठीक है? तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ बेसल नॉर्म्स। ठीक है? सॉरी। चलो, अब देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस होता है इंश्योर कैपिटल एडिक्वेसी। देखो हमने ऑलरेडी कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि बेसल नॉर्म्स ये बताता है कि हर एक बैंक को इनफ इनफ कैपिटल होल्ड करना चाहिए, जिससे कि वो जो भी लॉस होने वाला है, उन सारे लॉस को अब्सॉर्ब कर सकें। ठीक है? इन सब चीज़ों के लिए एक तो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम था कि कैपिटल एडिक्वेसी, ताकि हर एक बैंक के पास इनफ कैपिटल हो, जिससे आने वाले टाइम पे जो भी लॉस हो, उन सारे लॉस को ये कवर कर सके। ठीक है? ओके सर। इसके अलावा क्या? इसके अलावा इन्होंने बताया कि कैसे कोई भी बैंक अपने रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? हर एक बैंक का रिस्क होता है। जैसे देखो, हर एक बैंक को ये पता होना चाहिए कि उसका क्रेडिट रिस्क कितना है। मतलब वो जो लोन दे रहा है, वैसे कौन से लोन हैं जो कि आने वाले टाइम पे डिफ़ॉल्ट हो जाएँगे, ठीक है? साथ ही साथ उसे मार्केट का रिस्क भी समझ में आना चाहिए, एंड हर एक बैंक को अपना ऑपरेशनल रिस्क भी समझ में आना चाहिए, ठीक है? जिससे क्या होगा, अगर बैंक इन सब चीज़ों को समझ पाएगा, तो क्या होगा, बहुत एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। उसका जो मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ओके सर। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या होता है, हर एक बैंक में क्या होता है कि डिपॉज़िटर के पैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपका ये भी काम होना चाहिए कि आप अपने डिपॉज़िटर को प्रोटेक्ट करो। ठीक है? अगर आप अपने डिपॉज़िटर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा कि लोगों का भरोसा, लोगों का ट्रस्ट बैंक से खत्म हो जाएगा। जबकि ट्रस्ट क्या होता है? बेस होता है हर एक बैंक का। ठीक है? ओके। इसके अलावा क्या होगा सर? ये बेसिकली डिपॉज़िटर को जो प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है कैपिटल का। ठीक है? कि अगर आपने कैपिटल मेंटेन करके रखा है इतना कि आपको जो भी रिस्क होने वाला है, आप उन सारे रिस्क को अब्ज़ॉर्ब कर सकते हो, आप लॉस को अब्ज़ॉर्ब कर सकते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? इसके अलावा सर देखो, यही तो चीज़ है, इन सब से क्या होता है, इन सब अगर ये सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाएगा, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, ओके? तो ये बेसिकली 4 मेन पर्पस होते हैं बेसल नॉर्म्स के, कैपिटल एडिक्वेसी को इंश्योर करना, रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, एंड जो डिपॉजिटर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एंड साथ ही साथ हर एक कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करना। ये सब क्या होते हैं? ये सब पर्पस होते हैं हर एक बैंक के, ठीक है? अभी ओके सर, लेकिन ये जो बैंकिंग नॉर्म्स हैं, ये क्या 2008 के बाद ही आए थे? ऐसा नहीं है। बैंकिंग नॉर्म्स पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन 2008 के बाद इसमें चेंजेस आते हैं। तो हम लोग इसके इवोल्यूशन को समझते हैं कि इवोल्यूशन होता कैसे है? देखो, पहला जो बेसल नॉर्म्स है ना, बेसल 1, ये आता है 1988 में। ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, इस टाइम पीरियड पे कोर फोकस जो होता है, वो रखा जाता है क्रेडिट रिस्क पे, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है? लोन दे रहा है।
और लोन देने के कारण उसको रिस्क भी फेस करना पड़ता है क्योंकि बैंकिंग क्या है? एक रिस्क का बिज़नेस है, ठीक है? अभी ओके सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्रेडिट रिस्क के लिए बताई जाती है चीज़ों को। बेसल 1 जो होता है ना 1988 में जब आता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करता है क्रेडिट रिस्क पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया जाता है। कौन-सा आइडिया इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हर एक बैंक का कुछ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये क्यों होना चाहिए? ताकि इस जो भी रिस्क आएगा, क्रेडिट रिस्क आएगा, आप इस रिस्क को मैनेज कर सको। आपको इस रिस्क के कारण डूबना ना पड़े, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? तो आप अगर देखोगे कि बेसल 1 जो है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा नैरो अप्रोच के साथ लाया गया था। यहाँ पे और सारी चीज़ों को नहीं देखा जा रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रेडिट रिस्क को ध्यान में रखा जा रहा था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया था। जैसे कि देखो, अगर हम बात करेंगे इग्नोरेंस का, तो आ जाती है लिमिटेशन का बात। क्या-क्या इग्नोर कर दिया गया था? देखो, यहाँ पे हर बैंक का मार्केट रिस्क भी होता है, ठीक है? जिसको इग्नोर कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ क्रेडिट रिस्क के बारे में बात की गई। यहाँ पे जो बैंक होते हैं, उन सारे बैंक का ऑपरेशनल रिस्क भी होता है, ठीक है? इसको भी इग्नोर कर दिया गया है। और अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे अदर रिस्क भी होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट बोरोवर के साथ आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर बात की गई, क्रेडिट रिस्क के बारे में। इसीलिए क्या होता है, इसमें फर्दर इवोल्यूशन होता है और फिर दूसरा बेसल नॉर्म्स आता है, ठीक है? बेसल 2। आप देखोगे इसको इस तरह से नहीं लिखते, रोमन में लिखते हैं, बेसल 2। अब ये जो बेसल 2 होता है, ये आता है 2004 में, ठीक है? यहाँ पे जो अदर रिस्क होते हैं ना, उन सारे रिस्क की सेंसिटिविटी को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैसे? देखो, रिस्क सेंस अब रिस्क सेंसिटिविटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। अब ये सर कैसे दिया जा रहा है? देखो, अभी तक क्या था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रेडिट रिस्क पर फ़ोकस किया गया था, लेकिन अब क्या है, अदर रिस्क, ठीक है? जो कोर फ़ोकस है इसका, अब ये कोर फ़ोकस रिस्क सेंसिटिव कैपिटल फ्रेमवर्क पे चले गया, ठीक है? मतलब कि आप एक ऐसा कैपिटल फ्रेमवर्क डेवलप करो, जो कि जितने भी रिस्क हों, जितने भी तरह के रिस्क हों, उन सबको कवर कर सके, ठीक है? उन सबको कवर कर सके। अभी देखो, यहाँ तक आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रेडिट रिस्क पे ध्यान दिया गया, फिर बेसल 2 जब आया, तो यहाँ पे जितने भी अदर तरह के रिस्क सेंसिटिविटी थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक कैपिटल फ्रेमवर्क दिया गया, ठीक है? और ये जो कैपिटल फ्रेमवर्क दिया गया, ये बेसिकली 3 पिलर पे थे, ठीक है? 3 पिलर्स थे इसके। अब सर ये क्या-क्या पिलर थे? देखो, सबसे पहले पिलर 1 देखते हैं। ये क्या था? यहाँ पे बात की गई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की, जो कि हम लोगों ने बेसल 1 में भी देखा था, ठीक है? एंड इसमें क्या हो रहा था? यहाँ पे आपके कैपिटल को लिंक कर दिया गया क्रेडिट रिस्क से, जो कि फर्स्ट बेसल में बात की गई थी, फिर मार्केट रिस्क से, फिर ऑपरेशनल रिस्क से। अब इन दोनों को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया। यहाँ पे आपका जो कैपिटल है, इसको क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड साथ ही साथ ऑपरेशनल रिस्क, इन सब से लिंक कर दिया गया। ओके। एंड और क्या किया गया सर? देखो, इसमें ना एक सुपरवाइजरी डाली गई, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली इसका काम क्या है? जो जो भी रेगुलेटर है, हर एक कंट्री में एक रेगुलेटर होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है। क्या होगा? रेगुलेटर हर एक बैंक का इंटरनल रिस्क सिस्टम को इवैल्यूएट करेगा, ठीक है? इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल रिस्क सिस्टम, ठीक है? हर बैंक के इंटरनल रिस्क सिस्टम को इवैल्यूएट करेगा। और क्या? अब इसका तीसरा जो पिलर है, ये है मार्केट डिसिप्लिन पे। मार्केट डिसिप्लिन। अब ये क्या है सर? किस तरह की बात की जा रही है? यहाँ पे क्या है कि बैंकिंग के अंदर जितना ज़्यादा हो सके, उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई, ठीक है? अभी देखो क्या हो रहा है
कि हम देख रहे थे कि बेसल 1 में सिर्फ क्रेडिट रिस्क के बारे में बात हो रही है, बेसल 2 में हर तरह के रिस्क के बारे में बात हो रही है। साथ ही साथ सुपरवाइज़री रोल भी बता दिया जा रहा है कि सुपरवाइज़र क्या करेगा यहाँ पे, वो किस तरह से इंटरनल रिस्क सिस्टम को इवैल्यूएट करेगा। एंड बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी जाती है और बात की जाती है मार्केट डिसिप्लिन पे, ठीक है? जहाँ पे फोकस किया जाता है ट्रांसपेरेंसी पे, ठीक है? अभी देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि बेसल 2 में भी क्या होता है कि यहाँ पे हर एक रिस्क को इक्वली आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, इक्वली क्लियर नहीं किया गया था कि कैसे देखा जाएगा, ठीक है? और इसी के कारण क्या होता है, फिर एक बेसल आता है और ये होता है बेसल 3। और ये जो बेसल 3 है, ये आता है 2008 के बाद। ये 2008 की जो क्राइसिस के बारे में हमने बात किया है ना, बस उसके बाद। और यहाँ पे क्या होता है, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ना, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है? बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये लाया गया। अभी देखो क्या है कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो यहाँ पे पता चल गया, एक चीज़ बहुत अच्छे से पूरे के पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि बैंक के पास कैपिटल तो होता है, बट कैपिटल में भी क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी गुड क्वालिटी कैपिटल है, कौन सी पुअर क्वालिटी कैपिटल है, ओके? एंड यहाँ पे लेवरेज जो हो रहे थे, ठीक है? एक्सेस लेवरेज, इन सब पे ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि बैंक्स को लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। अभी देखो लिक्विडिटी क्राइसिस, अब ये सब जब बात की जाती है, तो इन सब बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे और भी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट किया जाता है, ठीक है? तो आप देखोगे बेसल 3 का जो कोर फोकस होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इन पे नहीं होता है। अब इससे भी ज़्यादा ब्रॉडर वे में सोचा जाता है। यहाँ पे ध्यान दिया जाता है बेटर क्वालिटी के कैपिटल पे, बेटर क्वालिटी कैपिटल। सर ये बेटर क्वालिटी कैपिटल क्या है? अभी देखो, क्या होता है कि हम लोग पहले देख रहे थे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है? उनके फंड को हम कैपिटल में गिनते थे, ठीक है? लेकिन अभी क्या है कि अगर आप शेयर होल्डर भी देखोगे, उसमें भी बहुत तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसमें हमें जितना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं और वो अकाउंट्स का पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बेटर क्वालिटी कैपिटल के नाम पे क्या होता है, यहाँ पे एम्फसाइज़ किया जाता है कॉमन इक्विटी को, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे कौन एम्फसाइज़ किया जाता है लॉस एब्सॉर्बिंग कैपिटल पे। ऐसे कैपिटल पे जो कि अगर कभी लॉस आता है तो उस लॉस को एब्सॉर्ब कर सके। यहाँ पे एक और चीज़ बताया जाता है कि आपको कैपिटल बफर बना के रखना है। आपको कैपिटल बफर्स बना के रखें। अब ये क्या होता है सर? देखो, जब भी आपको दिखे कि फ्यूचर में कोई शॉक लगने वाला है, फ्यूचर में कोई लॉस लगने वाला है, ठीक है? एनपीए वाला जो बात है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको एक्स्ट्रा कैपिटल मेंटेन करके चलना है, ताकि जब भी आने वाले टाइम पे फाइनेंशियल लॉस हो, तो आप उसको अब्ज़ॉर्ब कर सको। जब बैंक प्रॉफिट कमा रहा होता है, इसी टाइम से वो प्रोविज़न करना स्टार्ट कर देता है, जो हम लोगों ने देखा था कल के लेक्चर में कि प्रोविज़निंग क्या होती है, कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के रख दिया जाता है कि आने वाले टाइम पे अगर कोई लॉस होता है तो हम उस टाइम पे इस चीज़ को यूज़ कर सकें। तो यही होता है कैपिटल बफर। एंड जो भी लेवरेज थे, इन सारे लेवरेज को कंट्रोल करता है। मतलब क्या होता है? लेवरेज कंट्रोल। अभी देखो समझो, क्या होता है यहाँ पे, जो बैंक्स है ना, वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लेंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बोरोइंग था, इस चीज़ को कम किया गया, इसको कंट्रोल किया गया, लिमिट किया गया, लिमिट एक्सेसिव बोरोइंग, ठीक है? जिससे क्या होगा, ज़्यादा आप बोरो नहीं करोगे तो रिस्क भी आपके पास उतना ही कम रहेगा, ठीक है? अब इसी में आता है रिज़र्व वाली बात। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर से ध्यान में रख के करना स्टार्ट कर दिया गया था। अभी देखो क्या होता है ना कि आप देखोगे कि बेसल 1 से लेके बेसल 3 तक में इवोल्यूशन आपको दिखता रहा है कि किस तरह से
जो कोर फोकस होता है वो शिफ्ट होता गया है टाइम के साथ साथ। फिर यहाँ पे एक चीज और ध्यान दिया जाता है, लिक्विडिटी पे। ठीक है, क्योंकि हर एक बैंक के लिए लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। अगर कोई पैसा मांगने आ जाए या फिर कोई अपना पैसा वापस लेने आ जाए तो प्रॉब्लम होगी ना। कोई लोन मांगने आ जाए या फिर कोई अपना जो डिपॉजिट है उसको मांगने आ जाए, और अगर आपके पास इनफ लिक्विडिटी नहीं होगी तो प्रॉब्लम तो होगी। तो बैंक को अपने पास इनफ लिक्विड एसेट को रखना चाहिए, ताकि जब भी स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम हो, जब भी प्रॉब्लम ऐसी हो कि उनसे दिख रहा है कि बैंक डूब सकता है या तो बैंक को लॉस लग सकता है, तो उस टाइम पीरियड में वो उस लिक्विड एसेट से अपने आप को सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसीलिए हर एक बैंक को इनफ अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी को होल्ड रखने का एक प्रोविजन बताया गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि बेसल थ्री क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क पे ध्यान नहीं देता है। ये आपके सॉल्वेंसी, ठीक है, कैपिटल की बात कर रहा है, कैपिटल बफर की बात कर रहा है, ये आपके सॉल्वेंसी और आपकी लिक्विडिटी, इन दोनों चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसल थ्री। अभी देखो, जब आपसे ये तीनों बेसल के बारे में पूछ दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि बेसल वन में क्या बोला है, बेसल टू में क्या हुआ है, फोकस कैसे शिफ्ट हुआ है। हमने क्या देखा कि बेसल वन सिर्फ क्रेडिट रिस्क के बारे में बात किया जा रहा था, जो कि कैपिटल स्टैंडर्ड को ही इंप्रूव करने की बात कर रहा था। बट बेसल टू में क्या होता है कि अदर रिस्क जो होते हैं, ठीक है, जैसे मार्केट रिस्क, जैसे ऑपरेशनल रिस्क, इन सब चीजों पे भी फोकस किया जाता है। ठीक है, तो बेसल टू में क्या होता है, इन सबको लेके भी प्रोविजन दिए जाते हैं। लेकिन जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो क्या होता है, उसके बाद बेसल थ्री आता है, और बेसल थ्री में स्टेबिलिटी और रेजिलियंस, इन सब पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ पे कैपिटल, लिक्विडिटी, बफर, इन सब की बात की जाती है, ताकि आप इन सब चीजों को मेंटेन करके रखो। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, जब स्ट्रेस सिचुएशन आएगा, जब लॉस का टाइम आएगा, तो आप सरवाइव कर सको। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि बेसल नॉर्म हमेशा बैंक के हेल्थ से लिंक्ड होता है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग बैंक हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग बैंक के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, उन सारे नॉर्म्स के बारे में भी बात करते हैं। अभी देखो, अगर कोई बैंक बेसल नॉर्म को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, बेसल नॉर्म्स, ठीक है, बेसल नॉर्म क्या है, पूरी तरह से लिंक्ड है बैंक के हेल्थ से। अब ये कैसे सर? आप देखो, अगर कोई बैंक पूरी तरह से जो भी बेसल नॉर्म में बताया गया है उन सबको फॉलो कर रहा हो, तो मतलब क्या है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बेसल कॉम्प्लायंस अगर है, तो क्या है कि वो बहुत ज्यादा बेटर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन कर रहा होगा, और अगर ये मेंटेन कर रहा है तो लॉस के टाइम पे भी इसको सरवाइव करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी बैंक फेलियर की। ठीक है, अगर वो अच्छे से जो भी बेसल नॉर्म में बताया गया है उसको फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, अब खुद सोच के देखो, अगर बेसल नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, वीक कंप्लायंस होगा, तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है? आपको दो अब जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाई रिस्क हो जाता है, कि बैंक सर्वाइव नहीं कर पाएगा जब भी प्रॉब्लम आएगी। बहुत ज्यादा रिकैपिटलाइजेशन की नीड पड़ती रहेगी, बार बार आपको फंडिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, बार बार आपको हेल्प की जरूरत पड़ती रहेगी। इसीलिए बेसल नाम को हम लोग बैंक के हेल्थ से लिंक करके देखते हैं। चलो, ये चीज तो समझ आ गया। लेकिन देखो, बेसल नॉर्म जो है, अब देखो कुछ कुछ चीजें ऐसे है जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए समझनी है। क्या? देखो, सबसे पहला चीज, हमने जो बेसल नॉर्म पढ़ा, ठीक है, ये नॉर्म कोई लॉ नहीं है। क्या है? ये कोई लॉ नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है जो हर एक बैंक को फॉलो करना चाहिए, तब वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। और बेसल नॉर्म फ्रेम कौन करता है? बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ना ही आईएमएफ, ना ही वर्ल्ड बैंक। इस बात को ध्यान रखना, ताकि कभी भी जब एमसीक्यू आए तो उसमें गलत टिक करके ना हो। ठीक है, और आरबीआई क्या करता है, जरूरी नहीं है कि बेसल नॉर्म में जो बताए गए हैं सिर्फ वही फॉलो करे। हो सकता है आरबीआई क्या करे कि आरबीआई बेसल नॉर्म में जो बताए गए हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन को यूज करे,
और अपनी कंट्री के बैंक को सेफ रखें, ठीक है? और ऐसा नहीं है, देखो कभी-कभी बोला जाता है, स्टेटमेंट जो है ना यूपीएससी बहुत ही खतरनाक फ्रेम करता है। वो ऐसा बोल देगा कि बेसल नॉर्म गारंटी कि अगर बेसल नॉर्म को फॉलो किया जाएगा, तो बैंक फेलियर का चांस एकदम 0 है। देखो इसी चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पे बेसल नॉर्म कोई गारंटी नहीं दे रहा है। वो बस बता रहा है कि बैंक को ये सारे स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए और अगर वो ये सारे स्टैंडर्ड फॉलो करता है, तो शायद बैंक डूबेगा नहीं। बैंक किसी भी हालत में सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है? एंड इसी चीज़ से जब सर्वाइवल की बात आती है ना, तभी बात आ जाती है एक और कॉन्सेप्ट की और ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है बैंक रन का कॉन्सेप्ट। सर ये बैंक रन क्या होता है? देखो, बैंक रन क्या है? एक सिंपल सा लॉजिक से समझना है, ठीक है? कि बैंक रन क्या है? फ़ियर का प्रॉब्लम है, एक अफ़वाह, एक फेलियर। जैसे आप देखो कि जब मोदी जी ने 1000 और 500 का नोट को बैन किया, ठीक है? उन्होंने बोला कि ये सारे नोट अब डिसकंटिन्यू कर दिए जाएँगे, ठीक है? एक सिंपल सी डर लोगों में बैठ गई कि जिनके भी पास 1000 का नोट और 500 का नोट था, वो बैंक के बाहर लाइन लगा दिए जमा करने के लिए। क्यों? क्योंकि फिर वो नोट नहीं चलेगा। लेकिन लोगों ने पूरी तरह से उस न्यूज़ को नहीं देखा कि टाइम पीरियड दिया गया है, इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने नोट को जमा करवा दो, ठीक है? लेकिन लोग हड़बड़ाहट में बैंक के बाहर लाइन लगा देते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है? और इससे क्या होता है, हमें एक चीज़ पता चल जाता है कि बैंकिंग मैंने पहले भी बोला कि बैंकिंग क्या है? ट्रस्ट बेस्ड होता है, ठीक है? बैंकिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि कॉन्फिडेंस बेस्ड सिस्टम है और जिस दिन ये कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उस दिन बैंक खत्म हो जाता है और यहीं से बैंक रन का कॉन्सेप्ट आता है कि ठीक है, बैंक रन क्या है? जहाँ पे बहुत सारे डिपॉज़िटर, लार्ज नंबर ऑफ डिपॉज़िटर एक साथ अपने पैसे को निकालने के लिए दौड़ लगा देते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि कोई भी बैंक अगर सपोज़ कल एक न्यूज़ आ जाए, ठीक है? कि एसबीआई डूब रहा है, ठीक है? फेक न्यूज़ है भले, लेकिन लोग क्या करते हैं इस फेक न्यूज़ को ध्यान में नहीं देते हैं, ठीक है? और फिर सीधा दौड़ जाते हैं बैंक की तरफ कि बैंक से जितना भी पैसा उसका डिपॉज़िट है, वो निकालने के लिए स्टार्ट कर देते हैं और हर कोई ऐसा करने लगेगा, तो क्या होगा बैंक के बाहर लंबी लाइन लग जाएगी। ठीक है? तो अब देख रहे हो एक सिंपल सा डर बैंक को गिरा सकता है। ठीक है? तो आप समझो बैंक रन क्या है? बैंक रन बेसिकली एक पैनिक ड्राइविंग सिचुएशन है। क्या है? एक पैनिक ड्राइविंग और यहाँ पे क्या होता है? मास विथड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। अब आपको यहाँ पे थोड़ा-सा दिमाग लगाना है। अगर बहुत सारे लोग एक साथ बैंक पहुँच जाएँ और अपना पैसा निकालने के लिए खड़े हो जाएँ, तो क्या होगा? इस टाइम पीरियड में बैंक के पास भी शायद उतना पैसा ना हो कि वो सभी को पैसा दे पाए। क्यों? क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी लोन दे के रखता है, ठीक है? और बैंक इसी चीज़ पे चलता है, इसी ट्रस्ट पे चलता है और जब बैंक रन का सिचुएशन आता है, तो क्या होगा? बैंक प्रॉब्लम में आ जाएगा। बैंक लोगों को डिपॉज़िट रिटर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है? और ये कैसे ट्रिगर हो रहा है? तो हम देखें पैनिक ड्राइवन है मतलब अचानक से कोई भी डर लोगों को भेज देता है बैंक के बाहर कि अपना पैसा निकाल लो, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है, ठीक है? और ये बहुत फास्ट होता है और ये क्या कर सकता है कि बैंक की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो बैंक रन क्या है? एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है? एक थियरी है, ठीक है? जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई भी पैनिक ड्राइवन सिचुएशन आ जाए, फ़ियर ड्राइवन सिचुएशन आ जाए, तो लोग कैसे अपना पैसा निकालने के लिए बैंक के पीछे चले जाते हैं। अभी देखो, आखिर ये बैंक रन होता क्या है? और सॉरी बैंक रन तो समझ गए होता क्या है। अब ये समझो कि बैंक रन होता क्यों है? ठीक है? कॉज़ ऑफ बैंक रन। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? पहला,
लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। लोग सोचते हैं उनका पैसा डूब ना जाए, ठीक है? इस चक्कर में लोग बैंक के बाहर लाइन लगा देते हैं। और देखो यहाँ पे डिपॉजिटर को क्या फ़ियर रहता है कि शायद बैंक अब उनका डिपॉजिट रिटर्न करने के लायक नहीं रहेगा। ऐसा बहुत हुआ है, जैसे कि आप देख लो सहारा, सहारा बैंक था एक, ठीक है? वो क्या करता है, वो लोगों के पैसे को लेके भाग गया, ठीक है? और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी छोटी-छोटी अमाउंट में, ठीक है, पैसे को जमा किया था, ताकि फ्यूचर में यूज़ कर सकें। लेकिन सहारा बैंक के डूबने के कारण क्या होता है, उन सारे लोगों का पैसा डूब जाता है। और यही सारी चीज़ें क्या होती है, लोगों को डर का माहौल में रहने को मजबूर कर देते हैं और लोग कभी भी बैंक पे अपना ट्रस्ट छोड़ देते हैं। लोगों का जो ट्रस्ट होता है, वो लूज़ हो जाता है, ठीक है? अभी देखो, अब क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है ना कि जब लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म होता है, तो वो सबसे पहले विथड्रॉ करने भागते हैं और इस कारण से बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है, वो भी ब्रेक हो जाता है। बैंक भी अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है? एक तो ये है कि कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए और दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? अभी तो ये देख रहे थे ना हम लोग कि एक कॉन्फिडेंस खत्म होने के कारण किस तरह से ये प्रॉब्लम होती है और इसके अलावा क्या हो सकता है? देखो, इसके अलावा हो सकता है पुअर एसेट क्वालिटी। देखो, किसी-किसी बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग अपने एनपीएस को अच्छे से नहीं मैनेज कर पाते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, अपने एनपीएस पर ध्यान नहीं देते हैं। एनपीए का मतलब समझ में आ रहा है ना? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है? अभी देखो जब ये वाली प्रॉब्लम आती है, तो इसके कारण बैंक का बैलेंस शीट पे भी असर पड़ता है और जब बैंक के बैलेंस शीट पे असर पड़ता है, तो उनका जो टोटल टर्नओवर है, वो भी बाहर आता है। हर साल बैंक अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालता है और बताता है बैंक में क्या है और जब बहुत ज़्यादा एनपीएस होने लगेंगे, तो क्या होगा? ये न्यूज़ लोगों को बैड लोन का फ़ियर दे देगी, ठीक है? और जब ये फ़ियर क्रिएट होगा, तो वापस से लोग बैंक की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे और फिर बैंक रन जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और दूसरा, इसके अलावा क्या रीज़न हो सकते हैं? देखो, इसके अलावा रीज़न हो सकता है लिक्विडिटी मिसमैच। अभी देखो लिक्विडिटी मिसमैच को कैसे समझना है? याद करो जब 1000 और ₹500 का नोट बैन हुआ था। क्या हुआ था कि आप बैंक जाते थे, आप बैंक में अपने पैसे को डिपॉज़िट तो करवा पा रहे हो, आप 1000 और 500 का नोट डाल तो पा रहे हो, लेकिन जब विथड्रॉ करने की बात आ रही है, तो गवर्नमेंट ने विथड्रॉल लिमिट लगा दिया था, ठीक है? और ऐसा लिमिट क्यों लगा दिया था? क्योंकि अगर 1000 और 500 के नोट नहीं चल रहे और जो नए नोट आए, वो नोट लोगों तक इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं आया है कि हर एक लोगों के डिमांड को फुलफ़िल कर पाए, क्योंकि लोग तो डर चुके थे। लोगों को लग रहा था उनका पैसा डूब गया और अगर वो चेंज नहीं करवाएँगे तो जो उनके पास नोट पड़ा है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो इसी कारण क्या होता है कि हर एक बैंक को अपना लिक्विडिटी को मैच करके रखना पड़ता है कि लोगों में हर एक बैंक में क्या होता है, विथड्रॉल और डिपॉज़िट, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है? विथड्रॉल और डिपॉजिट ये दोनों चीज़ें होती हैं। अभी सोचो अगर किसी बैंक से रोज़ 2000 का विथड्रॉल हो रहा है, ठीक है? और डिपॉजिट 1000 का हो रहा है। तो क्या है? इन दोनों में मिसमैच है, ठीक है? बैंक के पास आ रहा है ₹1000 ही, लेकिन रोज़ निकल रहे हैं ₹2000। तो ये क्या है? मिसमैच है। तो हर एक बैंक को ये चीज़ मैनेज करना पड़ता है। ये दोनों चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है? ताकि क्या हो कि जो डिमांड है विथड्रॉल का और जो डिपॉज़िट है, वो मैच करे, ठीक है? तो इसीलिए बैंक उतना लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन करता है कि अगर विथड्रॉल वाला जो डिमांड है, वो 2000 है, तो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो विथड्रॉल के डिमांड को फुलफ़िल कर सके, ठीक है? चलो, एक तो क्या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, पुअर एसेट क्वालिटी, लिक्विडिटी में मिसमैच एंड इसमें आप लिख सकते हो र्यूमर्स एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। ये भी बैंक रन जैसे सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। आप देखोगे सोशल मीडिया पे आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आता रहता है कि ये बैंक का ये प्रॉब्लम हो रहा है, किसी और बैंक का कोई और प्रॉब्लम हो रहा है। भले ही वो सही न्यूज़ ना हो, भले ही वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन क्या होता है, लोगों में एक तरह का पैनिक क्रिएट कर देता है। लोगों के अंदर का डर बाहर लेकर आ जाता है और ये भी एक तरह से
बैंक रन जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। ठीक है? और क्या हो सकता है सर? और सोचो आप, आपको पता चलेगा कि इसके अलावा क्या है कि आप देखोगे कि अगर कोई बैंक फेल हो जाता है, ठीक है? आज के टाइम पे अगर आपको दिखेगा कि कोई भी एक बैंक फेल होता है, तो लोग डर जाते हैं। लोगों को लगता है कि आज के टाइम पे मार्केट ऐसा हो गया है कि कोई भी एक बैंक पे असर पड़ेगा, तो पूरा का पूरा इकॉनमी पे असर पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई भी एक बैंक कोलैप्स कर जाता है, ठीक है? तो दूसरे बैंक में बैंक रन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लोग अपना-अपना पैसा निकालने के लिए बैंक दौड़ना स्टार्ट कर देंगे और फिर बैंक जब उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे। ठीक है? तो इसीलिए आरबीआई आप देखोगे कि आरबीआई क्या करता है, हमेशा ये कोशिश करता है कि कोई भी बैंक डूबे ना, ताकि क्या हो कि लोगों का जो पैसा है, वो पैसा बर्बाद ना हो जाए, लोगों का पैसा डूब ना जाए, ठीक है? लोगों के पैसों को लॉस ना हो जाए, ठीक है? इसीलिए क्या होता है कि आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, 1 मिनट, फेलियर ऑफ अनदर बैंक, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे जो बड़ा चीज़ है, जो मैटर करता है, वो है कॉन्फिडेंस। लोगों का कॉन्फिडेंस ऑन बैंक। अगर लोगों का कॉन्फिडेंस बैंक से खत्म हो जाएगा, तो बैंक रन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? आपको एक चीज़ और देखना है, डिपॉज़िटर जो होते हैं, रोज़ बैंक में जाके अपना पैसा नहीं निकालते हैं, ठीक है? तो इसीलिए बैंक क्या करता है, उनके पैसों को फर्दर लोन में देके इनकम अर्न करता है। और यही रीज़न है कि जब लोग लगातार पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे और सभी एक साथ पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर बैंक रन वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है? चलो, ये तो था बैंक रन वाली सिचुएशन। लेकिन आप ये सोचो कि अगर ऐसा सच में हो जाता है कि कोई बैंक डूब जाए, तो जो बैंक डूब जाता है, वहाँ पर जो डिपॉज़िटर होते हैं, आखिर उनके पैसों का क्या होगा? क्या उनको उनका पैसा वापस मिलेगा? क्योंकि उन्होंने तो ट्रस्ट करके डाला हुआ था, ठीक है? और अगर ये ट्रस्ट ही खत्म हो गया और बैंक डूब गया, तो जो डिपॉजिटर के पैसे थे, उसका क्या हुआ? और वहीं से एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस का। क्या आ जाता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस का। ये बेसिकली ट्रस्ट का एक तरह से देखो तो लास्ट स्टेज है, ठीक है? डिपॉजिट इंश्योरेंस है क्या, पहले हम ये समझते हैं, फिर हम इसकी पूरी पिक्चर को देखेंगे। देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है, एक तरह का सिस्टम है, जिसके अंदर बैंक में जो भी डिपॉजिट है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है एट सर्टेन लिमिट, ठीक है? अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब ये कैसे होता है सर? इसमें क्या बताया जा रहा है? देखो, ये क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ। ये क्या है? एक तरह का सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, जो भी आपका बैंक डिपॉजिट है, ये प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है, अप टू अ लिमिट ही है, कि ऐसा नहीं है कि आपका जितना भी पैसा जमा है, आपको पूरा ही मिल जाएगा। अभी देखो, इसको समझेंगे। अभी इसमें ना थोड़ा कन्फ्यूज़न भी आपको क्या होगा कि आपके क्वेश्चन को गलत करवा देगा। तो हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। देखो, डिपॉज़िट इंश्योरेंस जो है, ये डिपॉज़िट इंश्योरेंस बेसिकली क्या कर रहा है? आपके जो डिपॉज़िट मनी है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये कैसे करता है? अगर बैंक कोलैप्स हो जाए, इसके बाद भी आपका जो डिपॉज़िट है, वो सेफ कैसे रहेगा? अभी इसी चीज़ को समझना है, ठीक है? एंड इसी चीज़ के लिए क्या है, इंडिया में प्रोविज़न है कि आपके डिपॉज़िट को सेफ रखा जाता है, आपके डिपॉज़िट को प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन ये प्रोटेक्ट कौन करता है सर? ये डिपॉज़िट इंश्योरेंस आखिर देता कौन है? ये देता है डीआईसीजीसी। आखिर ये होता क्या है सर? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है? ये क्या करता है? बेसिकली आप देखोगे कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है, ये तो पहले इसके बारे में समझो। ये क्या होता है? ये आरबीआई का एक सब्सिडियरी होता है, ठीक है? आरबीआई का सब्सिडियरी, ठीक है?
ये क्या करता है? ये आपको गारंटी देता है कि आपका जो बैंक में डिपॉज़िट है, वो डिपॉज़िट आपका सेफ है। लेकिन सर ये सेफ किस हद तक है? किस तरह से डिपॉज़िट को सेफ रखा जा रहा है? ये भी तो पता होना चाहिए। अभी देखो, यहाँ पे आरबीआई बैंक को रेगुलेट करता है, ये तो हमें पता है। अगर आरबीआई बैंक को रेगुलेट कर रहा है, तो डिपॉज़िटर जो है, उसका पैसा को आरबीआई कैसे सेफ रख रहा है? तो डिपॉज़िटर के पैसे को आरबीआई अपने एक सब्सिडियरी मतलब कि डीआईसीजीसी के थ्रू प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब ये कैसे कोशिश करता है और ये क्या होता है? मतलब क्या प्रोविज़न है? आखिर डिपॉज़िट इंश्योरेंस में क्या-क्या कवर होता है? इस चीज़ को समझना है। देखो, आपका जो भी डिपॉज़िट है बैंक में, अभी इस डिपॉज़िट में क्या होता है कि आपको 1 मिनट, आपको एक इंश्योरेंस लिमिट दी जाती है, ठीक है? अभी देखो क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि आपका अगर 10 करोड़ रुपया बैंक में है, तो आपका दसों करोड़ रुपया सेफ है। यहाँ पे एक लिमिट होता है कि हर एक डिपॉज़िटर जो है, हर एक बैंक में उसका कितना अमाउंट है, ठीक है? इसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो आपका रुपीज़ 5 लाख अप टू रुपीज़ 5 लाख रुपए पर बैंक। अगर आपका सपोज़ 3 बैंक में अकाउंट है, तो फिर क्या होगा? क्या आपको तीनों बैंक में मिलेगा? ये सारी जो क्वेश्चन है ना, यही सारे क्वेश्चन पे क्या है, यूपीएससी स्टेटमेंट फ्रेम करता है। एंड हमें इसीलिए हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझना है। देखो, आपका यहाँ पे आपको इंश्योरेंस लिमिट समझ में आ गया कि अप टू 5 लाख रुपीज़ पर बैंक, और इसमें लिख दो पर डिपॉज़िटर, ठीक है? अभी देखो इसमें इंक्लूड क्या होता है, अप टू जो 5 लाख रुपीज़ है, इस 5 लाख रुपीज़ में इंक्लूड क्या होता है? इसमें इंक्लूड होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपने डिपॉज़िट किया है प्लस इस पे जो इंटरेस्ट है, ये, एंड आपका जितना भी अकाउंट है, ठीक है? उसी बैंक के अंदर, ठीक है? ऑल अकाउंट्स ऑफ डिपॉज़िटर इन द सेम बैंक, ठीक है? आपके जितने भी, अगर ऐसा हो सकता है कि एक ही बैंक में आपका, ठीक है, 3 अकाउंट है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक अकाउंट पे 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख, 15 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर बैंक पे यहाँ पे इसीलिए आपको सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अप टू 5 लाख पर बैंक पर डिपॉजिटर, ठीक है? एक बैंक में आपका कितना भी अकाउंट हो, उसके बाद भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लाख तक का ही लिमिट पे इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है? अभी देखो, आखिर सर डिपॉज़िट तो हम लोग बहुत सारे अकाउंट में करते हैं, ठीक है? लेकिन आखिर किस तरह के डिपॉज़िट यहाँ पे कवर किए जाते हैं, ठीक है? देखो, टाइप्स ऑफ डिपॉज़िट कवर्ड, आपका सेविंग डिपॉज़िट, आप जो अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉज़िट कर रहे हो, आपका ये। साथ ही साथ आपने अगर एफडी करवाया हुआ है, तो वो। इसके अलावा सर, इसके अलावा आपका जो करंट अकाउंट में डिपॉज़िट है, वो, एंड साथ ही साथ अगर आप कोई रिकरिंग डिपॉज़िट करो, जैसे एसआईपी के थ्रू भी लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो आपका रिकरिंग डिपॉज़िट, ये सारे डिपॉज़िट क्या होते हैं, कवर किए जाते हैं, ठीक है? अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है कि ये एक साथ टुगेदर, ठीक है? अलग-अलग नहीं होगा कि आप इस अकाउंट में भी पैसा जमा करो, आपका एफडी भी है, आपका करंट डिपॉज़िट भी है और आपका रिकरेंट डिपॉज़िट भी है। तो आपको इन सब पे फ़ायदा मिलेगा। आपको यहाँ पे हर एक अकाउंट में 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख ऐसा नहीं है। इन सब अकाउंट को कंबाइंड तरीके से, ठीक है? फिर आपको इस पे अप टू 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है? देखो, अब बात करते हैं आखिर कौन-कौन से डिपॉज़िट कवर नहीं होते हैं डिपॉज़िट इंश्योरेंस में। हमने देखा कि अगर कोई कॉमन पीपल, ठीक है? कोई नॉर्मल इंसान है, उन सब के जो डिपॉज़िट है अप टू 5 लाख की लिमिट पे उनको डिपॉज़िट इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं
जिनके डिपॉजिट इस डिपॉजिट इंश्योरेंस में नहीं कवर किए जाते। उनमें क्या है, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों का डिपॉजिट है तो ये डिपॉजिट भी यहाँ पे कवर नहीं होता है। साथ ही साथ जो फॉरेन गवर्नमेंट है, अगर इनका भी डिपॉजिट है उस बैंक में तो ये भी कवर नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा कैसे, इसके अलावा इंटर बैंक डिपॉजिट। ठीक है, इंटर बैंक डिपॉजिट जो है ये डिपॉजिट भी यहाँ पे कवर नहीं किए जाते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। ठीक है, ओके सर। लेकिन आप ये बताओ, आपने तो यहाँ पे बैंक बताया, आपने टाइप्स ऑफ डिपॉजिट बताए कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कवर होते हैं, लेकिन सर आप ये बताओ कि कौन कौन से बैंक यहाँ पे कवर होते हैं, क्योंकि हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर में तो देखा कि बहुत तरह के बैंक होते हैं। तो विच टाइप ऑफ बैंक, विच बैंक आर कवर्ड अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है, इस चीज में देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक होते हैं, इन सारे कमर्शियल बैंक में आप देखोगे कि आपका जो भी डिपॉजिट है वो डीआई के अंदर कवर होता है। इसके अलावा आपका आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, इसमें भी जो आपके डिपॉजिट है ये भी डीआई के अंदर कवर होते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इन सब बैंक्स के अंदर भी आपके जो डिपॉजिट है ये भी यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि इतना यहीं पे क्या होता है ना, नॉर्मल पीपल के बैंक अकाउंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा अदर बैंक के जो डिपॉजिट है वो यहाँ पे कवर नहीं होते। ठीक है, चलो अभी देखो सर, ये तो बता दिया आपने कि यहाँ पे डिपॉजिट कौन कौन से कवर होते हैं, कौन कौन से अकाउंट के कवर होते हैं, लेकिन एक बात ये बताओ कि आखिर ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है ये वर्क कैसे करता है। हाउ डिपॉजिट इंश्योरेंस वर्क, आखिर डिपॉजिट इंश्योरेंस किस तरह से वर्क करता है। क्या बैंक डायरेक्ट आके पैसा देता है या फिर क्या होता है। देखो, इसका जो मैकेनिज्म है ना वो इस तरह से कि यहाँ पर बैंक्स क्या करते हैं, टाइम टाइम पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं किसको, टू DICGC। बैंक क्या करते हैं, टाइम टाइम पे एक पीरियड होता है, उस पीरियड में इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं किसको, DICGC को। अब क्या होता है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता है कि हम बैंक में भी डिपॉजिट कर रहे हैं एंड उसके इंश्योरेंस के लिए हम DICGC को भी पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, तभी वो मेरा पैसा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं तो आप देखोगे बाकी जो भी इंश्योरेंस होते हैं उस इंश्योरेंस का प्रीमियम हमें खुद पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बैंक पे करता है, यहाँ पे आप पे नहीं करते हो। ठीक है, तो ये चीज पर ध्यान रखना है। और अगर जब बैंक फेल हो जाता है, बैंक्स क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है, तब उसके बिहाफ में DICGC आपके डिपॉजिट इंश्योरेंस का पैसा आपको आकर पे करती है। ठीक है, जो भी इंश्योर्ड अमाउंट होता है वो अमाउंट DICGC आपको पे करती है। ठीक है, और ये जो इंश्योरेंस है ये ऑटोमेटिक है, आपको इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं लेना पड़ता, आपको इसके लिए कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता है, बस आप अकाउंट खुलवाते हो एंड उसी के साथ आपका जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो भी खुल जाता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। अब एक बात और बताओ सर कि पेमेंट सिस्टम क्या होता है। देखो, पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है फंड का ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूशन टू अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पेमेंट सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि फंड का ट्रांसफर एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे होता है। ठीक है, चाहे ये कैश में हो या फिर कैशलेस हो, इसी चीज को हम लोग पेमेंट सिस्टम कहते हैं।
इकोनॉमी स्मूथली तभी चलती है जब पेमेंट सिस्टम सेफ हो, ठीक है, पेमेंट सिस्टम फास्ट हो, पेमेंट सिस्टम रिलायबल हो, एंड साथ ही साथ पेमेंट सिस्टम इफिशिएंट भी हो। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या क्या चीजों को ध्यान में रख रहे हैं, सेफ, फास्ट, रिलायबल एंड इफिशिएंट। आप सिंपल वर्ड में अगर समझोगे तो पेमेंट सिस्टम बेसिकली वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा लेते हैं या फिर पैसा देते हैं। और इंडिया में ये जो पेमेंट सिस्टम है, इसका रेगुलेटर कौन है? इसका भी रेगुलेटर आरबीआई ही है, ठीक है, आरबीआई। अभी देखो, अगर हम पेमेंट सिस्टम के कंपोनेंट को देखने जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, पेमेंट सिस्टम बेसिकली दो तरह से होता है, ठीक है, कैसे कैसे? टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम। देखो, एक तो होता है कैश में, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम। और दूसरा क्या होता है, आप देखोगे दूसरा होगा नॉन कैश, नॉन कैश, और यू कैन से कैशलेस पेमेंट सिस्टम। अभी आज हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर पेमेंट सिस्टम के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम। अगर आप देखोगे तो आपको पेमेंट सिस्टम में कुछ जो इंडिविजुअल है, जो कंपोनेंट है, वो दिखता है। अभी इसमें क्या क्या दिखेगा, जैसे कि एक होता है पहले पेयर, ठीक है, जो कि पैसा देता है, जो कि पे कर रहा है, ठीक है। दूसरा होता है पेई। पेई कौन होता है? पेई जो कि रिसीव करता है, ठीक है, जो कि पेमेंट रिसीव कर रहा है। अभी देखो, इसमें आता है फिर इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू पेमेंट हो रहा है। अब क्या होगा, इसमें कैश हो सकता है, ठीक है, चेक हो सकता है, कार्ड हो सकता है, यूपीआई हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है। और ठीक है सर, और इसमें जो इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे? इसमें इन्वॉल्व होंगे बैंक्स, इसमें इन्वॉल्व होंगे पेमेंट बैंक्स और एनपीसीआई, ठीक है। अभी देखो, जब हम इन सब चीजों को देखते हैं, क्या इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा है कि और कोई कंपोनेंट हो सकता है? ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो एक बात बताओ सर, तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? हम बेसिकली हम देख रहे हैं कि कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है और नॉन कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैश बेस्ड के बारे में, ठीक है, कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम। देखो, कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है? यहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है फिजिकल करेंसी में, ठीक है, यहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है फिजिकल करेंसी, मतलब कि नोट्स और कॉइन्स में, ठीक है। अभी देखो, अगर आप किसी को नोट में पेमेंट करते हो, करेंसी नोट में पेमेंट करते हो, या फिर कॉइन के थ्रू पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे ये थोड़ी पता चलता है कि जो पे कर रहा है उसका नाम क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। इसीलिए जो कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम होता है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे एनोनिमस होता है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है, एनोनिमस होता है एंड बहुत ज्यादा, वेट, सिंपल होता है। और क्या फीचर है? देखो, एक बात समझो, अगर हम कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखता है कि आखिर यहाँ पे पेमेंट फिजिकल करेंसी से हो रहा है, यहाँ पे एनोनिमस तरीके से हो रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से हो रहा है। लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर एनोनिमस तरीके से हो रहा है तो क्या ये सेफ है? नहीं। तो ये क्या है? अगर इसके लिमिटेशन के बारे में बात करोगे तो आपको पता चलेगा ये एक अनसेफ पेमेंट सिस्टम है। यहाँ पे रिस्क है, क्या चीज का रिस्क है? यहाँ पे रिस्क है ब्लैक मनी का, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं बताता है, ये ट्रांसपेरेंसी
नहीं बताता और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा लो होती है। यहाँ पे लोग टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स इवेजन का भी आपको एक प्रॉब्लम दिखेगा। ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशंस है। क्या है? ये सारे लिमिटेशन है किस चीज का? कैश बेस्ड पेमेंट सिस्टम का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सर। अब नॉन कैश पेमेंट सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, नॉन कैश। ठीक है, ये जो नॉन कैश पेमेंट सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता है? इंडिया का फोकस यहीं पे है अभी। ठीक है, जहां पे हम कैशलेस पेमेंट सिस्टम को स्टेब्लिश कर दें पूरी तरीके से। एक ऐसा टाइम है जहां पे आरबीआई को कैश प्रिंट करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ऐसा अभी तो नहीं हो सकता, इसमें बहुत टाइम है। लेकिन मे बी आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबल अभी के लिए नहीं दिखता है क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हम पहले कैशलेस पेमेंट सिस्टम को समझेंगे कि इसमें क्या होता है। कैशलेस में पेपर की बात होती है। हाँ, कैशलेस में भी पेपर की बात होती है। कैशलेस में भी क्या होता है कि एक पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। अब पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कैशलेस में? अरे जब आप फॉर्म वॉर्म भरते हो कभी, तो डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो। ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है? ये भी तो पेमेंट सिस्टम है, लेकिन क्या है ये? पेपर बेस्ड है। आप जब चेक के थ्रू पेमेंट करते हो, तो ये भी क्या है? ये भी कैश बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब हम कैशलेस पेमेंट कर रहे हैं और इसमें पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा डिमांड ड्राफ्ट हो या चेक हो, ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेसिंग। ठीक है, और यहाँ पे टाइम बहुत लगता है। और इसी के कारण आज के टाइम पे ये वाला जो पेमेंट सिस्टम है, ये डिक्लाइन होता जा रहा है। इस पेमेंट सिस्टम का यूज बहुत कम हो रहा है। लेकिन नॉन कैश के अंदर ही, ठीक है, आप देखोगे एक और पेमेंट सिस्टम है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी पेन नहीं चल रहा मेरा। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। देखो ये बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे पूरा फोकस इसी के ऊपर है। अभी देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे किस तरह से चीजें हो रही है? यहाँ पे अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में बहुत सारे मेथड यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आज क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के उन सारे मेथड को देखेंगे कि किस किस तरह से पेमेंट होता है। देखो, आपने देखा होगा बहुत बार एक पेमेंट सिस्टम होता है आरटीजीएस। सर ये आरटीजीएस देखा है, सुना है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा है कि ये होता क्या है। ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है ये? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ पे जो पेमेंट हो रहा है ना, इसमें डिले नहीं हो रहा है। ये रियल टाइम के बेसिस पे हो रहा है। ये ट्रांजेक्शन वाइज हो रहा है। क्या होता है ये? रियल टाइम बेसिस होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम देखना है, यहाँ पे हमें समझना है कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखो आरटीजीएस जो होता है ना, यहाँ पे एक लिमिट होती है। ठीक है, और इसका जो मिनिमम लिमिट है वो क्या है? इसका मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपीज। ठीक है, इसका मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपीज। और आरटीजीएस का यूज आप देखोगे ज्यादातर कब होता है? जब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रहा हो। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रहा हो। ठीक है, और ये जो इसका जो सेटलमेंट होता है ना, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसका सेटलमेंट क्या होता है? आरबीआई लेवल पे होता है। आरबीआई लेवल सेटलमेंट। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे एक वर्ड है ग्रॉस। ये ग्रॉस क्या है सर? ग्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पे एक एक ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअली, ठीक है, सेपरेटली देखा जाता है, सेपरेटली काउंट किया जाता है। ठीक है, चलो ये तो सिंपल समझ में आ गया कि आखिर आरटीजीएस क्या होता है। इसके बाद आता है दूसरा। इसमें दूसरा पेमेंट सिस्टम क्या है? एनईएफटी। सर ये एनईएफटी क्या होता है? ये भी आपने देखा होगा। इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर।
अब इसमें क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है देखो। सबसे पहले एक बात समझो, जैसे हम लोगों ने देखा कि आरटीजीएस में मिनिमम लिमिट भी दिया जाता है, लेकिन एनईएफटी में क्या होता है, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, नो मिनिमम लिमिट। और आप ये 24/7 कर सकते हो, बैंक खुला हो या नहीं खुला हो। पहले क्या था, ये बैच सिस्टम में होता था, ठीक है। पहले क्या है, ये बैच सिस्टम में होता था, एक टाइम पे होता था, लेकिन आज के टाइम पे ये 24/7 कर दिया गया है, रियल टाइम बेसिस। ठीक है, आज के टाइम पे ये बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो रहा है, स्मॉल एंड मीडियम वैल्यू। अब जब ये स्मॉल एंड मीडियम की बात हो रहा है, अगर यहाँ पे हाई वैल्यू सिस्टम आ जाएगा, हाई वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग आरटीजीएस पे चले जाते हैं, हम लोग एनईएफटी पे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि आरटीजीएस का क्या है, मिनिमम लिमिट 2 लाख, ठीक है, 2 लाख से नीचे का नहीं होता है। लेकिन एनईएफटी में क्या देख रहे हैं, हम लोगों का कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। अगर आप 1 रुपया भी किसी को एनईएफटी के थ्रू भेजना चाहे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू, तो हम किसी को भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये था एनईएफटी। इसके अलावा होता है इसमें आईएमपीएस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मतलब हम इसमें इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सर ये तो यूपीआई की तरह हो गया, समझो, सब समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या होता है, इंस्टेंट ट्रांसफर। ये आप हॉलीडेज में भी कर सकते हो, ये आप 24/7 कभी भी यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग हॉलीडेज। ये होता है मोबाइल बेस्ड। क्या होता है ये, मोबाइल बेस्ड। ठीक है, अब ये सारे फीचर्स है आईएमपीएस के। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ना ही मिनिमम लिमिट दिखाया जा रहा है, ना ही मैक्सिमम लिमिट दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक में आप देखोगे आज के टाइम पे एक और आ चुका है, यूपीआई। क्या आ चुका है, यूपीआई। सर यूपीआई में क्या होता है, आप देखोगे यूपीआई का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज के टाइम पे आप देखोगे ये वाला पेमेंट मेथड बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में यूज हो रहा है। ये एक रिवॉल्यूशनरी सिस्टम है, एक मिनट, रिवॉल्यूशनरी सिस्टम। ठीक है, पिछले 10 सालों में यूपीआई का यूज बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में इंक्रीज हो गया है। अभी देखो ये जो यूपीआई है, ये यूपीआई बेसिकली डेवलप कौन किया है, तो ये यूपीआई डेवलप किया है एनपीसीआई ने, एनपीसीआई ने। ठीक है, अभी देखो क्या होता है कि ये जब हम यूपीआई के बारे में बात करते हैं, आखिर यूपीआई वर्क कैसे करता है, यूपीआई वर्क करता है वीपीए से, वर्क ऑन वीपीए। फिर ये वीपीए क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे। ठीक है, और इसके फीचर में अगर आप देखोगे तो हम देखते हैं इंस्टेंट पेमेंट होता है, रियल टाइम पे, विद इन 2-3 सेकेंड। पेटीएम से आपने कभी यूज किया, उसमें टाइम भी दिखाता है कि कितने कम टाइम में आपने पेमेंट किया है। ठीक है, अब ये 24/7 आप किसी भी टाइम कहीं भी यूज कर सकते हो। और अभी इसमें और भी काम हो रहा है, आप देखोगे इसमें इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि आप ऑफलाइन, अगर आपके पास इंटरनेट डेटा नहीं है, तो आप ऑफलाइन भी यूपीआई पेमेंट कर पाओगे आने वाले टाइम पे। लेकिन आपको एक चीज समझना है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है ना, ये यूपीआई पेमेंट सिस्टम बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट टू वॉलेट
नहीं होता है। ये मत बोलना। ऐसे स्टेटमेंट जब बना देगा यूपीएससी तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा था कि हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इससे पहले हमने देखा कैश ट्रांजैक्शन। अब क्या है, अब एक और पेमेंट सिस्टम होता है। अब इसी में क्या आता है, कार्ड, कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है। अब ये कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे आप डेबिट कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, बस वही है। ठीक है। क्या क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आज के टाइम पे एक और आ गया है, प्रीपेड कार्ड। ठीक है, ये 3 कार्ड। अभी क्या होता है कि डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आप अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट करते हो। ठीक है। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, आपको बेसिकली एक शॉर्ट टर्म लोन मिलता है कि छोटे टाइम पीरियड के लिए आपको एक लोन दिया जाता है। ठीक है। और जब आप प्रीपेड कार्ड करते हो तो क्या होता है, इसमें पहले से ही कुछ लिमिटेड अमाउंट स्टोर्ड रहता है, फिर आप उस अमाउंट का यूज करके पेमेंट करते हो। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट स्टोर्ड। अभी देखो क्या हो रहा है, हम कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी देख ले रहे हैं। अब इसमें और भी तरह के बहुत तरीके के पेमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे आ गया है एक, वेट, नंबर 4, वॉलेट और पीपीआई। मतलब क्या होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये आप देखोगे आज के टाइम पे, पेटीएम हो, फोन पे हो, ठीक है, या फिर कोई भी अदर यूपीआई ऐप। ठीक है, इसमें वॉलेट के थ्रू पेमेंट हो रहा है। और वॉलेट में क्या होता है कि आपको एक लिमिटेड यूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। मतलब कि आप पहले क्या करते हो, वॉलेट में पैसा डालते हो एंड फिर आपको किसी भी तरह का यूपीआई पिन या फिर किसी भी तरह के अदर चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी अदर स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट अपने वॉलेट से किसी को भी पे कर सकते हो। ठीक है। और ये भी क्या होता है, रियल टाइम पेमेंट होता है। ठीक है। इसमें भी इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। और इसमें आपको एक चीज दिखेगा कि यहाँ पे केवाईसी, ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड केवाईसी होता है। ये लिमिटेड केवाईसी क्या होता है, कुछ अमाउंट, अगर आप बहुत लोअर अमाउंट पे करना चाह रहे हो तो उन सब में आपको केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप पेमेंट अमाउंट को एक्सीड करते हो तब फिर आपको उसमें केवाईसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और ये जो पेमेंट सिस्टम है, वॉलेट पेमेंट सिस्टम, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, इसमें आपको, आप एक चीज देखोगे कि ये आरबीआई के रेगुलेशन अंडर पीएसएस एक्ट 2007 इससे रेगुलेट की जाती है। ठीक है, रेगुलेशन अंडर पीएसएस एक्ट 2007। ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ अभी के टाइम पे पेमेंट सिस्टम है। ठीक है। अभी देखो क्या होता है कि आप देखोगे कि इतने सारे पेमेंट ऑप्शन होने के बाद आखिर आरबीआई यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या सिर्फ आरबीआई रेगुलेटर का रोल प्ले कर रहा है या इसके अलावा और भी है। आरबीआई यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ मैं लिख ही देता हूँ, रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आरबीआई रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर दोनों का रोल प्ले करता है। ठीक है। आरबीआई पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट भी कर रहा होता है एंड साथ ही साथ सुपरवाइज भी कर रहा होता है। आरबीआई ये इंश्योर करता है कि जो पेमेंट सिस्टम है उसमें सेफ्टी हो एंड इफिशियंसी हो। इसीलिए आप देखोगे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट वेमेंट से रिलेटेड जो भी एड आते हैं आपके फोन पे, आरबीआई उन सब एड में आपको दिखता है। आज के टाइम पे देखोगे एक नोट है जिसका हाथ और पैर होता है,
वो आरबीआई के नाम से आता है। आरबीआई ये कहता है कि आप अपने पैसे को सुरक्षित रखो, ठीक है। आरबीआई इसके साथ साथ जो ओवरसीज पेमेंट होते हैं आरटीजीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, इन सारे पेमेंट को भी रेगुलेट कर रहा होता है। और इन सब का जो रेगुलेशन है, इसका लीगल बैकिंग क्या होता है? इन सब का लीगल लीगल बैकिंग होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये वही एक्ट है जो अभी हम लोगों ने पीएसएस एक्ट पढ़ा, ठीक है। आरबीआई पेमेंट सिस्टम का ऑपरेटर एंड साथ ही साथ रेगुलेटर दोनों है, ठीक है। ये था हम लोगों का पेमेंट सिस्टम पे आज का बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन जो आजकल यूपीएससी के पीवाईक्यू में पूछे जा रहे हैं। एक आध स्टेटमेंट बना दिया जाता है जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग इन सब चीजों में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने ये पेमेंट सिस्टम को इतने डिटेल में किया। हर एक तरह के पेमेंट सिस्टम को हम लोगों ने कोशिश किया समझने का, ठीक है। एंड इसी के साथ क्या होता है, हमारा जो मनी एंड बैंकिंग है उसका बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारे हम लोग आज कवर कर चुके हैं लेक्चर 5 तक में, ठीक है। अब इससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो शायद मैं इंक्लूड करना भूल गया हूँ, मैं वो ट्राई करूंगा उन सबको इंक्लूड करने का, और हो सकेगा तो एक लेक्चर और दे दूंगा जो भी छूटे हुए होंगे उन सब के लिए, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, कमेंट करो उस लेक्चर पे और बताओ कि मनी एंड बैंकिंग के पूरे सीरीज में ऐसा क्या छूट गया है जो मुझे कवर करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले टॉपिक में।